रुकिए सुनकर जाइएगा क्योंकि आपके काम की चीज है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पंडित मुकेश भारद्वाज, दुनिया का पहला म्यूजिकल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोच। और मित्रों, जैसे ही हम लोग वास्तु दोष के बारे में सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और इसके सॉल्यूशन के पीछे लग जाते हैं। इसके चक्कर में हम कई बार जो है बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन लेते हैं और कई बार सोचते हैं कि खुद ही इस विज्ञान को सीख लिया जाए। इसके लिए आप बहुत सारे टीचर्स की वास्तु क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको निराशा ही हाथ लगती है। कारण या तो आपको उन ट्रेनर्स और टीचर्स की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, या फिर आपको उनका जो वास्तु सॉल्यूशन है वो अप्लाई करना नहीं आता। इसके अलावा पैसे की कमी की वजह से या टाइम की कमी की वजह से आप इस प्रकार के कोर्सेज भी ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन मन में इच्छा तो बहुत है वास्तु सीखने की। और आपके इन्हीं सारी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए हम यानी माई गुरुजी क्लासेस लाए हैं अपना प्रेस्टिजियस 12,999 रुपए का कोर्स, एकदम फ्री। जी हां, इस नवरात्रि 2025 में ठाकुर जी की कृपा से, राम जी की कृपा से और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमने आपके लिए अपना ये पेड कोर्स कंप्लीटली फ्री कर दिया है। तो मित्रों, हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं और वीकली बेसिस पर हम कम से कम 2 से 3 वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर टाइम मिल सके। तो लगातार वीडियोस को देखते जाइए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर से कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हैप्पी लर्निंग। जय श्री राम। सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। ॐ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम शिक्षादि वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमः नमः नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास की। और ये जो पूरा हमारा वास्तु का कोर्स है, कंप्लीट वास्तु कोर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले इस वास्तु के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, बेसिक चीजों को समझेंगे और जो लेटर पार्ट हमारा होगा उसमें हम एडवांस्ड चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है इसमें हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। आज की इस पहली क्लास के अंदर हम लोग वास्तु के कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे कि जिनको अगर वायलेट किया गया, जिन रूल्स का अगर फॉलो नहीं किया गया तो वो किस तरीके से आपके घर के वास्तु दोष को बना सकते हैं, आपके घर के वास्तु को बिगाड़ सकते हैं। तो हम लोग बात करें यहां पर सबसे पहले आज इस कोर्स के बारे में, तो हम लोग किस चीज को समझने वाले हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे, आवाज प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों तक, साउंड एकदम प्रॉपर है? ओके जी। तो हम लोग आज इस कोर्स में क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इस कोर्स में ये बात करेंगे कि वास्तु एग्जैक्टली कैसे काम करता है।
मेरे ऊपर या आपके ऊपर कौन सा वास्तु काम करता है? ये बस सोचने का मुद्दा है कि हम वास्तु सीख तो रहे हैं, लेकिन उसके जड़ में अगर हम नहीं गए, उसके बेसिक को अगर हमने नहीं समझा, प्रैक्टिकल साइंस में, बुकिश लैंग्वेज के अंदर नहीं, अगर हमने उसके बेसिक साइंस को नहीं समझा, तो फिर हम कहीं ना कहीं ना हे वाई वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे ऊपर किस चीज का वास्तु काम करता है? मेरे ऊपर जो है, क्या मेरे देश का वास्तु काम करता है? अगर मैं इसको इस प्रकार देखूं, जो पूरी कंट्री है इंडिया, क्या मेरे ऊपर इंडिया का वास्तु काम करता है? या फिर मेरे ऊपर जो है, मैं बात करूं, मैं रहता हूं राजस्थान में, तो क्या मेरे ऊपर राजस्थान का वास्तु काम करता है? अगर मैं और डेप्थ में चला जाऊं, तो क्या मेरे ऊपर जो है मेरे शहर का, जयपुर शहर का, वो वास्तु काम करता है? अगर मैं और डेप्थ में चला जाऊं, राइट, हाँ जी, तो क्या मेरे ऊपर मेरे मोहल्ले का वास्तु काम करता है? अगर मैं और डेप्थ में जाऊं, तो क्या मेरे ऊपर मेरे घर का वास्तु काम करता है? मेरे ऊपर कौन सा वास्तु काम कर रहा है? मेरे ऊपर कौन सा वास्तु काम कर रहा है? इसको समझने की हमको बहुत बहुत आवश्यकता है सबसे पहले। तो हम लोग अगर यहां बात करें, एक बार इसी वास्तु को और बेहतर रूप में समझने की कोशिश करें, तो क्या मेरी कंट्री जो कि इंडिया है, क्या मेरे पास इंडिया का वास्तु काम करेगा? या जो मेरा स्टेट है राजस्थान, तो क्या मेरे ऊपर राजस्थान का वास्तु काम करेगा? या मेरी सिटी है जयपुर, तो क्या मेरे ऊपर जयपुर का वास्तु काम करेगा? या फिर मेरे जो सोसाइटी है, तो मेरे ऊपर मेरी सोसाइटी, मेरे मोहल्ले का वास्तु काम करेगा क्या? या फिर मैं जिस घर में रहता हूं, क्या मेरे ऊपर वहां का वास्तु काम करेगा क्या? क्वेश्चन दिमाग में जरूर से आना चाहिए, मेरे पर कौन सा वास्तु काम कर रहा है? तो आंसर यह है कि मेरे ऊपर सारा का सारा वास्तु काम कर रहा है। मेरे ऊपर जो इंडिया का वास्तु भी काम कर रहा है, मेरे स्टेट का वास्तु भी काम कर रहा है, मेरे शहर का वास्तु भी काम कर रहा है, मेरी सोसाइटी का वास्तु भी काम कर रहा है, और मेरे घर का वास्तु भी मेरे ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जो वास्तु मेरे देश का, इंडिया का मेरे ऊपर काम कर रहा है, बात है इफेक्टिविटी की। ये सारे के सारे वास्तु मेरे पर काम कर रहे हैं, ये तो दिमाग में हमेशा लेकर चलिएगा। पर बात है, क्वेश्चन आती है इफेक्टिविटी की। सर इफेक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? इफेक्टिविटी का मतलब यह है कि कौन सा वास्तु मेरे ऊपर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल रूप में काम करेगा और क्यों करेगा। इस पॉइंट को मुझे पहले समझना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं इंडिया का वास्तु, अगर मैं जितने बड़े लेवल पे जाऊंगा, उतना ही वास्तु मेरे ऊपर कम काम करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। सबसे ज्यादा मेरे ऊपर वास्तु काम करेगा मेरे घर का, उसके बाद मेरे ऊपर काम करेगा मेरे मोहल्ले का, मेरी सोसाइटी का वास्तु, फिर मेरे शहर का वास्तु मेरे ऊपर काम करेगा, उसके बाद मेरे ऊपर मेरे स्टेट का वास्तु काम करेगा, और लास्ट मेरे ऊपर जो है वो मेरे देश का वास्तु काम करेगा। इसको और बड़े सेंस में ले जाऊं, तो उसके बाद दुनिया का वास्तु मेरे ऊपर काम करेगा। थोड़ी और बड़े सेंस में ले जाऊं, तो मेरे ऊपर जो मेरे ग्रह का वास्तु काम करेगा कि सोलर सिस्टम के अंदर भी मेरी पृथ्वी कहां है एक्चुअल में, क्या बिसात है उसकी वहां पे, उसके अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम का वास्तु इस तरीके से काम करेगा। इसको कितना भी ऊपर लेकर जा सकते हो, लेकिन इतना ऊपर लेकर जाने की आवश्यकता एक्चुअल में है नहीं। इसलिए इसको मैंने सिर्फ देश तक ही सीमित रखा, ताकि आपको उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे इंडिया का वास्तु मुझ पर काम करेगा, करेगा। इन सब के मुकाबले सबसे कम वास्तु मेरे ऊपर इंडिया का वास्तु काम करेगा। सर बात यह है कि सबसे कम वास्तु क्यों काम करेगा? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, और हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और चाइना को छोड़ देंगे पीछे बहुत जल्द जो है हम लोग, है ना। हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के अंदर। तो इतना बड़ा मेरा देश है, और इतने बड़े देश का जो वास्तु है, वो पूरे के पूरे 150 करोड़ लोगों में डिवाइड कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मेरे ऊपर उसका जो इंपैक्ट आएगा वो बहुत ही ना के बराबर है। ये नहीं कि इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट तो मेरे ऊपर आएगा। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि वास्तु तो मेरे ऊपर सारा का सारा काम कर रहा है, बट कितना कितना काम कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इंडिया का वास्तु मेरे ऊपर बहुत कम काम करेगा, क्योंकि वो इतने लोगों में डिवाइड कहीं ना कहीं हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एज इट इज बिल्डिंग्स और फ्लैट्स पे लागू हो जाता है, जो मैंने बोला अभी। उसके बाद मेरे ऊपर जो है मेरे स्टेट का वास्तु काम करेगा। हाँ, मेरे स्टेट का वास्तु जो है वो मेरे देश से ज्यादा मेरे ऊपर काम करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। अगर ये पूरी कंट्री है इंडिया, और यहाँ पे मेरा राजस्थान कहीं पर है मान लीजिए, तो फिर मैं इतने से एरिया की बात एक्चुअल में यहाँ पर कर रहा हूं कि मैंने अपने आप को और ज्यादा कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेकर चला गया।
तो यहाँ की पॉपुलेशन कम ही होगी ऑब्वियसली इससे, तो यहाँ का जो एक वास्तु बनेगा ये वास्तु मेरे पर थोड़ा ज्यादा काम करेगा। इसके बाद अगर मैं मेरी सिटी के ऊपर आ जाऊं तो उसका वास्तु मेरे पर मेरे स्टेट से ज्यादा काम कर रहा होगा एक्चुअल में। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जयपुर में रहता है और कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर मुंबई में रहता है, तो ऑफकोर्स बात है भैया, मुंबई वाले की तनख्वाह ज्यादा होगी मुझसे हमेशा। जितना पैसा एवरेज रूप में बात करें, कोई व्यक्ति जयपुर में कमा रहा है या मुंबई में कमा रहा है, तो ऑब्वियसली मुंबई वाला ज्यादा पैसे कमाएगा। ये फैक्ट बात है, दैट्स ट्रू 100%। वो उस जगह की ताकत का कमाल है एक्चुअल में। इसके बाद उससे भी ज्यादा यानी शहर से ज्यादा आपके मोहल्ले का वास्तु जो है वो आप पर काम करेगा। और सबसे ज्यादा डोमिनेंटली किसी चीज का वास्तु अगर आप पे काम करेगा तो वह है आपका खुद का घर। क्योंकि आपके खुद के घर के अंदर आप रहते हो और मुश्किल 2 4 5 लोग रहते हैं, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, बस इतना ही परिवार होता है मैक्सिमम। और थोड़ा बड़ा कर लो तो आगे पापा में साथ में रहते हैं, दैट्स इट। इतना ही बड़ा परिवार आज के वक्त में दिखा जाता है। तो वो वास्तु वहां का आपके ऊपर 100% काम कर रहा होता है। तो वास्तु हमें कौन सा देखना है? वास्तु में देखना है अपने घर का वास्तु देखना। ये तो होगी बहुत शॉर्ट में बात। पर मान लो हमारे मेरे मान लीजिए स्टेट का सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो मुझे बुलाता और कहता है कि हम एक काम कर रहे हैं, हम राजस्थान को इस तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां हम और जिले बना रहे हैं या कुछ और चीज हम इस पर डेवलप कर रहे हैं, अब आप यहाँ का वास्तु हम कर दो। तो फिर मैं राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग जो है वहां का वास्तु करूंगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तु कर रहे हैं, बस हमारे लिए वही पूरा वास्तु बन जाएगा। कोई मुझे फ्लैट वाला बुलाएगा तो मैं फ्लैट के अकॉर्डिंग जो उस वास्तु को देखूंगा। मुझे उस पूरी बिल्डिंग का ओनर बुलाएगा वास्तु करने के लिए, बिल्डर बुलाएगा तो मैं पूरी बिल्डिंग के हिसाब से वास्तु को देखना शुरू कर दूंगा। मुझे देश का पीएम बुलाएगा देश का वास्तु करने के लिए, तो मुझे बुलाएगा सब पार्लियामेंट का वास्तु करने के, तो मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वास्तु करना शुरू करूंगा। आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कैसे हम वास्तु में करना होगा चीजों को लेकर, है ना जी? ओके जी। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि कौन सा वास्तु आपके ऊपर काम करता है। क्योंकि अगर इंडिया का वास्तु आप पे काम ना करता तो सोचो अमेरिका और इंडिया में कंपेयर कर लो अपने आप ही। जो अमेरिकन इनकम है अपने आप में या जो प्रोस्पेरिटी वहां पर है, क्या वैसे इंडिया के अंदर है? नहीं है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे श्रीलंका को, तो जो या पाकिस्तान को या किसी और बांग्लादेश को या किसी और देश को अपने आप में, तो जो प्रोस्पेरिटी यहां है वो वहां पर नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वास्तु है, जो जमीन है वहां की, जो वहां की एनर्जी है, उसमें कुछ तो विशेष है कि अमेरिका अमेरिका बना हुआ है, इंडिया इंडिया है और पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये उस जमीन की कहीं ना कहीं ताकत को रिप्रेजेंट करता है। और इस जमीन की ताकत को समझना और इस जमीन के ऊपर जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके स्टाइल को समझना ही रियल सेंस में वास्तु है। ओके जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? परफेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर आता हूं जो कि बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट अपने आप में है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉर्नर हाउस। बहुत सारे लोग जो है वो कॉर्नर का प्लॉट परचेज करते हैं अपने रहने के लिए। कॉर्नर के प्लॉट का भाव आमतौर पर जो बाकी प्लॉट्स उस गली में उस मोहल्ले में होते हैं उनसे ज्यादा उसका भाव होता है, ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। जिसमें आपको मान लो बाकी प्लॉट का भाव मान लीजिए 40,000 रुपए गज है, तो उस पर आपको 20% एक्स्ट्रा पे करके या 10% एक्स्ट्रा पे करके आपको मिलेगा, यानी वो आपको 50,000 के भाव मिलेगा वो का वही प्लॉट। करेक्ट बात कह रहा हूं? तो जो आप ये कॉर्नर का प्लॉट क्यों ले रहा है व्यक्ति, प्रैक्टिकल में क्यों ले रहा है? वास्तु बाद में लेकर आएंगे, पहले हमेशा वास्तु को समझना है तो पहले प्रैक्टिकल चीजों को समझो, उसके बाद वास्तु को उस पर अप्लाई करेंगे, बेहतर रूप में अप्लाई होगा। तो मैं अगर यहां बात करूं आपसे, तो कॉर्नर प्लॉट को आप 20% एक्स्ट्रा पे करके क्यों खरीदते हैं? क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट हो गया, दोनों तरफ गेट निकल जाएंगे, दुकान नीचे निकाल सकते हैं, बालकनी बाहर निकाल सकते हैं, एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये कुछ प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं कहीं ना कहीं। और कोई अगर किसी को बुलाएंगे हमारे घर पे तो इजीली हमारे घर को फाइंड आउट कर लेगा, भाई कॉर्नर का प्लॉट है, भाई आ जाओ, एक बार में घर पे पहुंच जाएगा। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो लोग सोचकर कॉर्नर का प्लॉट लेते हैं। करेक्ट बात है, यही बातें हैं, इसके अलावा है क्या और? लेकिन अब बात यह है कि मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूं, तो क्या कॉर्नर का प्लॉट लेना चाहिए? अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉर्नर प्लॉट को देखोगे तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना हमेशा। पहला, क्या आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, या फिर आप उसको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो? अगर कॉर्नर का प्लॉट आप कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लो, मस्त हो के लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है जी, फॉरगेट, वह वास्तु मत लगाना, अच्छा है, चलेगा, बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस कॉर्नर प्लॉट को परचेज कर रहे हैं, कॉर्नर फ्लैट को परचेज कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का जिसके दोनों तरफ से जो है रास्ते निकल रहे होते हैं, उसको अगर आप परचेज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। घातक की रेंज बता दूं आपको मैं, इसकी घातक की रेंज आप यूं 0 से लेकर 30 ईयर्स, 0 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में ये आपको दिखा देगा कि ये क्या कर सकता है आपके जीवन के अंदर। रेंज काफी बड़ी है, पर होगा सब कुछ इसी के बीच में, जो होना इसी बीच में होके हो जाएगा सारा का सारा काम जो है। 0 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में ये दिखा देगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अब बात ये है कि ये जो आपका कॉर्नर का प्लॉट है, ये जो कॉर्नर का प्लॉट है, इसको लेना खराब क्यों है, मतलब क्या रीजन उसके पीछे लगता है, थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब एक्चुअल में आपको वास्तु नहीं ज्योतिष देगा। हाँ जी, और इसका आंसर क्या वो समझिएगा, इसका आंसर यह है कि हमेशा आप कभी ज्योतिष पढ़ोगे तो आपको समझ में वहां पर आएगा कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर्स वो हमेशा राहु केतु होते हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा राहु केतु होते हैं, बाकी सारे ग्रह उन्हीं के बीच में घूमते रहते हैं। आप यूं समझ लीजिए एक तरीके से, जब आप ज्योतिष सीखेंगे तो वहां पे आपको डेप्थ में ये बात समझ में आएगी। तो राहु केतु कॉर्नर्स यहां पर है। तो जब भी आप जो है, देखिए कॉमर्शियल हाउस में क्या, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो वो जो एनर्जी वो डाइल्यूट हो जाती है एक्चुअल में। आप इसको यूं समझिए, एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक रोड है, उस रोड पर थोड़ा सा पानी भर गया, मान लो आधा गड्ढा भर गया पानी का, ठीक है ना। अब मान लो उस पर तो कोई जा ही नहीं रहा, गाड़ी को चल नहीं रही उसके ऊपर से, तो पानी सूखते 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 बहुत टाइम लगा लेगा, सही बात है। बट अगर उस पर से गाड़ियां जा रही है तो हर टायर पानी चिपकेगा चिपकेगा, तो कुछ ना कुछ पानी वो लेकर जाएगा आगे तक, फिर दूसरी गाड़ी आएगी वो लेकर जाएगी। यानी वही पानी जो पहले शायद 2 दिन में सूखता, वही पानी शायद अगले आधे घंटे में सूख जाएगा, अगर वहां पे गाड़ियां चल रही होगी तो। मेरी बात समझ में आ रही है? हो क्या रहा है, एनर्जी का डाइल्यूशन हो रहा है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है साहब, कॉमर्शियल मतलब ये है कि कस्टमर आएगा जाएगा आएगा जाएगा, ये तो होगा। शोरूम खोल लोगे, दुकान खोल लोगे, फैक्ट्री खोल लोगे, तो उसमें वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे भी जाएंगे भी, आएंगे भी जाएंगे भी, आएंगे भी जाएंगे भी। तो क्या होगा कि वो एनर्जी जो है, एनर्जी वो आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। और जिस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको लिया था वो सिद्ध हो जाता है कि कॉर्नर का है अपने आप में, तो उस पर दुकानदारी थोड़ी ज्यादा होती है। बट रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता है। क्या आपके घर में रोज के 100 लोग आते हैं क्या? अरे घर है, धर्मशाला है, घर है भैया। तो किसी के भी घर, मेरे हिसाब से कितने भी गेस्ट आपके आते हो, रोज के 100 गेस्ट तो किसी घर में नहीं आते होंगे, शादी वादी के अलावा बात करें तो। सही बात है, फैक्ट बात। आजकल शादियों में नहीं आते हैं घरों के अंदर, है ना, बात वो भी है। तो वो एनर्जी डाइल्यूट नहीं होगी, उस एनर्जी का सामना आपको खुद को करना पड़ेगा। और वो एनर्जी किसी और ग्रह के नहीं, आपके राहु और केतु की एनर्जी है। और राहु और केतु बता दूं, दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु दिखाता है सांसारिक चीजों को, अटैचमेंट को, प्रॉस्पेरिटी को, जबरदस्ती वाली, मतलब एक तरीके लालच, इसमें मोह होता है इंसान का। एक तो कमा रहे हो अलग बात है, एक पागल हो उसके पीछे। मैं आपको इसको एक लाइन बोल के समझाता हूं, जो मैं पहले बोला करता था, बीच में बोलना बंद कर दिया, आज फिर बोलता हूं कि मैं पैसा कमाने के लिए पढ़ाता हूं। यस, नो डाउट, मैं पैसा कमाने के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन मैं पैसा कमाने के लिए ही पढ़ाता हूं, यह गलत है। अगर आप इन दो वर्ड्स में, दो स्टेटमेंट में फर्क समझ सकते हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस आई अर्न, यस आई टीच टू अर्न, लेकिन मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं होता। जो सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, मेरा अटैचमेंट दिख रहा है, मेरा मोह दिख रहा है, मेरी मनी माइंडेडनेस दिख रही है, कहना कि भाई तो पैसे के पीछे पागल है भैया, बस इनको पैसा मिलेगा तो ही करेंगे, अदरवाइज ना कर देंगे इस चीज के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इस प्रकार का जो अटैचमेंट है वो राहु है। और केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट है कहीं ना कहीं। केतु जो है वो लोनलीनेस है कहीं ना कहीं, अकेलापन है, आइसोलेशन है, आपका सदर्न हेमिस्फेयर है जहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो केतु है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि जो राहु है कहीं ना कहीं आपको चीजों के प्रति लेकर जाएगा,
गाड़ी बंगला ये लेकर जाएगा, और केतु आपको उस सब चीज से अलग कर देगा, दुनिया से अलग थलग करके पटक देगा। जैसे कि जो संत आते हैं कुंभ के मेले के अंदर, आप देखोगे उनको तो कौन होगा, कोई नहीं ऐसा, बस वो आते हैं कुंभ में स्नान करते हैं, फिर कहां निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है किस प्रकार का आइसोलेशन है? तो ये आइसोलेशन आपको कौन देगा? ये आपको केतु देगा। तो अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है तो उसमें आपको या तो राहु के या केतु के रिजल्ट आपको देखने को ही मिलेंगे, जिससे अल्टीमेटली आपको दिक्कत आएगी। तो राहु एडिक्शन भी याद रखना, नशा है जी, चीजों का बात है, ये चीज मेरी है मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ये तो नशा ही एक प्रकार का कहीं ना कहीं, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति का होना है ना, ये अच्छी बात नहीं है। प्यार होना अच्छी बात है, प्रेम अच्छी बात है, मोह अच्छी बात नहीं है। अटैचमेंट इज नॉट अ गुड वर्ड, लव इज अ गुड वर्ड। क्लियर? तो ये जो आपका प्लॉट होगा वो आपको नहीं लेना है, जो आपका कॉर्नर प्लॉट होगा चाचा होगा। पहली बात तो इसके 3 आपके कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगे, जो भी मैंने आपको समझा दी वैसे भी, और वो कॉन्सिक्वेंसेस राहु और केतु के ही निकलेंगे। पहले 2 कॉन्सिक्वेंसेस राहु के हैं और तीसरा कॉन्सिक्वेंस जो है वो केतु का है। पहले कॉन्सिक्वेंस में ये होगा कि ये आपको कंप्लीटली बर्बाद कर देगा। आई मीन टू से, जैसे मूवी का सीन लगाया मैंने, कांजी लाल जी मेहता और माय गॉड मूवी का सीन है, जिसमें ये अच्छा खासा दुकान चला रहा होता है अपनी बढ़िया, फिर भूकंप आता है और फिर इसकी दुकान पूरी तहस नहस हो जाती है, रोड पे आ जाता है ये, है ना। तो जैसे ही आप कॉर्नर हाउस में जाएंगे तो शुरू के 10 साल में ही ऑलमोस्ट आपको पता लगने लग जाएगा, यार मैं कहां था और कहां आ गया, हम कहां थे यार 10 साल पहले इस घर में आने से पहले, और जब से इस घर में आए हम लोग कहां आ गए यार। मतलब ये आपको अर्श से फर्श पे ले आएगा, आपको रोड पे लाके खड़ा करने की ताकत है इसके अंदर। या तो क्लियरली आपको बर्बाद कर देगा। दूसरा क्या करेगा ये, दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपको बढ़िया पैसा देगा, ये मस्त कमाओ यार, छापो नोट आराम से। इस घर में आने के बाद में 2 जमीनें खरीद ली, 10 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पर एसआईपी चल रही है, इस शेयर में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाहर मर्सिडीज खड़ी है, 4 गाड़ियां बाहर खड़ी है, सब कुछ दे देगा आपको। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जस्ट नेक्स्ट जनरेशन, जो जो आपके बच्चे हैं, उनको बिगाड़ के रख देगा। आप कमा रहे होंगे और ये बच्चे जो है आपके उसी चीज को नशे में उड़ा रहे होंगे, आपके बच्चों में वो शौक पड़ जाएंगे इस प्रकार के, जो कि अब ये सिगरेट पीना, दारू पीना, ड्रग्स लेना, उल्टे फुल्टे काम करना, मतलब जितने भी उल्टे फुल्टे काम हो सकते हैं जिससे बर्बादी हो सकती है आपके घर की, वो सारे, मतलब बच्चे बिगड़ गए जी, कुल मिला के बात है। मतलब हमारे बच्चे सही राह पे नहीं रहे यार। बस आपको दिन रात आपको ये समस्या, मतलब आपकी आंखों से, आपकी जबान से झलकेगी कहीं ना कहीं। ये दोनों चीजें राहु की है, क्योंकि एडिक्शन भी राहु है और अटैचमेंट भी राहु है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये होगा कि आपको पैसा देगा, भर भर के देगा, झोलिया लो आप तो, मतलब यार कितना आया भगवान वाह। और बच्चे भी नालायक नहीं है, बच्चे भी लायक निकले। आपने बड़ा मस्त पैसा कमाया इस घर में आने के बाद में, आपके बच्चे भी लायक नालायक नहीं है, कोई उनमें खराब उनके अंदर हैबिट्स नहीं है, अच्छा बच्चा बढ़िया आपका। चल मैंने घर लिया, मान लीजिए मैंने खूब पैसा कमाया, मेरे बच्चों ने अच्छी एजुकेशन ली, अच्छी पढ़ाई की, और मेरे बच्चे जो है 2 बच्चे मान लो एग्जाम्पल के लिए, और वो लंदन जाके सेट हो गए। और बड़े गर्व से बोल रहा हूं मैं, कोई देखो यार बच्चे मेरे, एक लंदन में है और एक मेरा ऑस्ट्रेलिया में, मतलब लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं, वही लैंग्वेज बोल रहा हूं। लेकिन अब सोचकर देखो मेरे पास बचा क्या, मेरी असली संपत्ति, मेरे रियल एसेट, ये पैसा नहीं, मेरे बच्चे ही तो है। मेरे बुढ़ापे के वक्त पे जब मेरा भगवान के पास जाने का वक्त आएगा, राम जी पर जाने का वक्त आएगा, तो जब मेरे पास में नहीं है तो मैं क्या करूंगा इन सब चीजों का, सोच कर देखिएगा। ऐसा होता है ना कहीं, एक वक्त ऐसा आ गया कि भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन कोई हमारे पास ही नहीं है आज। जो गुड़गांव में जो केस हुआ था 3-4 साल पहले की बात है, कहीं ना कहीं जो है ना, ये देता आइसोलेशन। तो ये कैसे देता आइसोलेशन, कि आप वो केस देखिए, कहीं ना कहीं 3-4 साल, 2-3 साल करीबन हो गए, है ना। एक स्टूडेंट थी, क्या नाम उनका, आप ही के बैच में होता जी, क्या नाम था उनको, जो बोलते हैं बुआ जी बोलते थे, जो भी नाम था उनका ना, उन्हीं के वो घर के पास में था एक्चुअल में। तो न्यूज में बाकायदा आई थी चीज, खबर जो है अपने आप में। और क्या खबर न्यूज में आई थी कहीं ना कहीं, कि एक कपल है और वो रहते थे, कपल जो है उनके, वो काफी अच्छे पैसे वाले,
उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, सेटल हो गए वहां पे कहीं ना कहीं, और वो कपल मर गया एक्चुअल में, और 3 दिन तक उनकी लाश उनकी सड़ती रही। सोच कर देखिए आप, फिर मालूम पड़ा ये तो अच्छा इनके बच्चे मत बुलाओ इनको भाई। कितना सूनापन हो गया घर में, देखो आप, लोनलीनेस। लास्ट में जाके कितना खतरनाक लेवल पर आइसोलेशन आया। केतु है ही क्या, डिटैचमेंट है अपने आप में, आइसोलेशन है अपने आप में। तो थर्ड नंबर पे क्या करेगा, राहु उनको सब कुछ दे देगा, कोई बात नहीं, पैसा वैसा बच्चे अच्छे, लेकिन लास्ट में वो अकेले पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये घर अच्छा नहीं माना जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कि क्यों ये जो राहु के, ये जो अपन बात कर रहे हैं कॉर्नर प्लॉट को क्यों नहीं लेना, क्यों एनर्जी का डायल्यूशन वहां पे नहीं हो पा रहा, वो सारी उसी व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है जो वहां पे लोग रह रहे हैं। अब सोल्यूशन क्या है, एकमात्र सोल्यूशन है, पर बता दूं, जिन लोगों का खुद का घर है बस वही इसको फॉलो कर पाएंगे, जिनका फ्लैट है वो तो भूल जाओ। पर जिनका फ्लैट है, अगर कॉर्नर की बिल्डिंग में फ्लैट ले रखा है, तो ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट लेने से 100 लोग रहते हो, 100 फ्लैट हो मतलब बात है, या 50 फ्लैट हो कम से कम, क्या बोलता है, हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं इसको ना, ऐसी बिल्डिंग में आप अपना फ्लैट लीजिएगा। ऐसे मतलब जिसमें क्या बोलता है 5-7 ही मतलब फ्लोर बने, वो मत लेना भाई। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ताकि वो एनर्जी डाइल्यूट हो जाए इतने लोगों के अंदर, इसलिए बोल रहा हूं, ताकि पूरे की पूरी आपके ऊपर आके ना बरस जाए एनर्जी। ठीक है जी। सो जिन लोगों का खुद का घर है, और वो घर कम से कम 200 गज का होना चाहिए, मतलब 1800 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जमीन खुद की होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सोल्यूशन इसका क्या है, गाय पाल लो। गाय पालना इज द ओनली सोल्यूशन, कीपिंग अ काउ इज द ओनली सोल्यूशन। तो जिन लोगों का घर है खुद का, कॉर्नर का प्लॉट है, वो गाय जरूर पाल लेना भाई। फ्लैट में कैसे पालोगे, इसलिए मना कर दिया था मैंने, पॉसिबल नहीं है वहां पर जो है, इसलिए खुद का घर है तो गाय जरूर पाल लेना कॉर्नर के प्लॉट में। सर गाय ना पाल सके तो कोई बात नहीं, उस घर को कॉमर्शियल बना दो, कहीं और जाके घर ले लो। अब आपको हम तो उसी में रहना है, गाय भी नहीं पालनी, तो फिर मैं कहूंगा भुगतो। फिर आपकी किस्मत और प्रकृति चाहते ही नहीं कि आप उस मिजरी से बाहर निकलो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ग्रह की वजह से आप कॉर्नर हाउस में आए थे, वो ग्रह आपके नवांश कुंडली के फिक्स साइन में बैठा हुआ है, वो चाहता ही नहीं, वो आपको निकलने देगा ही नहीं उस चीज से। ये पूरा साइंस है अपने आप ही कि क्यों नहीं ऐसा होगा, बट चूंकि आपको पता लग गया, समझ में आ गया, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, या फिर इसको कॉमर्शियल बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? ओके जी। बाकी सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है साहब, जिसको चेंज, जिसकी किस्मत को चेंज करवाना चाहेगी वो एक बार मान जाएगा, जिसको नहीं करवाना चाहेगी वो आपके सामने 1000 बहाने लाके खड़े कर देगा। आपको वही समझ में आ जाएगा एक बार के अंदर ही, इसकी किस्मत में नहीं है भाई, इसने बुला लिया, यही बड़ी बात है मेरे को वास्तु करवाने के लिए, बट इसकी किस्मत जो है अब इसको ये भुगतना है। परमात्मा लिख दिया भुगतना, तो भुगतोगे, सीधी सी बात है भाई, क्या कर सकते हैं, है ना? हाँ जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हुआ कि हमें कॉर्नर प्लॉट लेना है नहीं लेना है, और कॉमर्शियल लेना है कि नहीं लेना है, वो मैंने आपको समझाते और उससे क्या फर्क पड़ता है वो भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है मेरी अर्थ का, मेरी अर्थ के 23.5 डिग्री के टिल्ट का। जो मेरी अर्थ है, जो मेरी पृथ्वी है जिस पर मैं रहता हूं, ये पृथ्वी माता जो है, ये पृथ्वी माता जो है वो ऐसे नहीं है, ऐसे है, झुकी हुई है। ये अपने नॉर्थ पोल के साइड में ये 23.5 डिग्री का इसका झुकाव, इसका कहीं ना कहीं इस प्रकार से हो रहा है। और चूंकि झुकाव, इसको यूं समझो, मान लो ऐसे अर्थ, ऐसे नहीं, अर्थ तो ऐसे ही एक है, पर इसको ऐसे मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? अब मान लो अर्थ ऐसे नहीं, इसको यूं झुक जाएगी, वो यूं झुक जाएगी एक्चुअल में। तो ये झुकी किधर है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ झुकी हुई है। ये झुकी हुई है आपके नॉर्थ और ईस्ट की साइड में ये झुकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस ग्रह पर रहते हो वो खुद ऐसे बना हुआ है, और आप ऐसे होने की कोशिश करोगे तो बताओ रह पाओगे? जो ग्रह खुद ऐसे बना हुआ है, जो खुद ऐसे बना हुआ है, अगर आप उसके नियम के उलट जाओगे, जिस ग्रह पे ऐसे इस पर रहोगे, वो रहने देगा आपको, उड़ा के फेंक देगा आपको एक झटके के अंदर, क्योंकि उसका नियम वो खुद ही ऐसे बना हुआ, आपको ऐसे कैसे रहने देगा भाई? अभी मान लो कोई मकान मालिक के आप किराए पर रहते हो, आप उनका ये है कि भैया हम 9 बजे से पहले घर में आ जाते हैं, हम अपना गेट लॉक कर लेते हैं। अब आप बोलो कि आप किराएदार, मैं तो 12 बजे आऊंगा, आपको रहने देगा वो? बोला भाई निकल जाए आज ही यहाँ से, एक काम कर, मेरा घर है ये, ठीक है, यहाँ पे तेरे नहीं, मेरे नियम चलेंगे यहाँ पर,
है ना, मेरे नियम चलेंगे यहाँ पे, तेरे नियम नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा तो निकल जा भाई, आज ही यहाँ से खाली कर दे अभी कभी। तो जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो किराए के ऊपर, समझो आप, वो खुद ऐसी है, वो आपको ऐसे रहने देगी? और अगर आप ऐसे रहोगे तो आप उठा के बाहर फेंकेगी नहीं फेंकेगी? वो तोड़ के रख देगी आपको एक झटके के अंदर। वो उसे वास्तु दोष कहते हो आप। और सिंपल भाषा में फिर से बार बार वही चीज कहूंगा, तो अर्थ के बेसिक ढलान को, अर्थ के बेसिक झुकाव को कभी भी आपको भूलना नहीं। जो स्लोप है अर्थ का वो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ है, तो हमेशा क्या करना, इसको ऐसा ही रखना। तो ये जो साइड है पीछे का, साउथ और वेस्ट वाला, इसको ऊंचा कर देना हमेशा, और हमेशा नॉर्थ और ईस्ट को नीचा रखना हमेशा। ये फ्लोर वाइज भी होगा और छत पे जो ढलान दोगे आप उसके अकॉर्डिंग भी होगा। सर ये स्लोप कहां आएगा? फ्लोरिंग जो आपकी होती है ना, जिसमें मैं खड़ा हूं इस समय, ये फ्लोरिंग जो है उस पर, और जो छत, जो टेरेस की ढलान होती है जिसमें बारिश का पानी बह के बाहर निकलता है, वो ढलान जो होती है, वहां पर ये रूल को आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर, समझ में आ गया सब लोगों को कि कहां पर हमको इसको अप्लाई करना है? इसको मत भूलना, पहले बता दूं। अभी आगे हम इतना वास्तु सीखने वाले हैं, पर पहले बता दूं वो सारा का सारा वास्तु एक तरफ है और ये एक तरफ है। सिर्फ इसको बिगाड़ देना और पूरा वास्तु ठीक कर देना, वो बर्बाद हो जाएगा। बेसिक रूल को मत भूल जाना किसी भी कीमत के ऊपर वास्तु के। ठीक है जी? हाँ जी, ये अर्थ का जो 23.5 डिग्री टिल्ट है उसके आधार पर। अब हम कुछ बातें करें बेसिक रूल के बारे में। नॉर्थ एंड ईस्ट शुड बी लाइट एंड लो। ठीक है, जो है वो लो होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको ने बताया करके, ऐसा करके। और जो आपका जो आपका साउथ और जो आपका वेस्ट है, वो आपका जो है हैवी होना चाहिए, थोड़ा हाई होना चाहिए। तो कोशिश करो जो सामान वगैरह आप रख रखा है आपने, वो साउथ और वेस्ट की ओर रखो आप, कहीं ना कहीं जो है आप ईस्ट और नॉर्थ की ओर ना रखो आप। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको मिलेगा अंटार्कटिका का, वो खुद साउथ के अंदर है। पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो सारा वजन अगर आप देखोगे तो आपको उधर ही मिलने वाला सारा का सारा आपको। ठीक है जी? तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई। कई बार क्या होता है, हम लोग आगे की चीजों अप्लाई करने में इतना दिमाग लगाते हैं, बेसिक चीज को भूल जाते हैं। स्टेप 1 है ये, लिख लो बाकायदा। वास्तु करना है तो स्टेप 1 सबसे पहला रूल हमको यही देखना है, बाकी सब भाड़ में गया भाई, बाकी देखना ही नहीं है, पहले ये देखना है। ये ठीक है तो मैं आगे बढ़ूंगा अब। और अगला रूल जो है वो ये है कि साहब नेचुरोपैथी में एक लाइन आती है जो मैंने सीखी थी बहुत साल पहले, करीबन आज के 18-19 साल पहले, 18-20 साल पहले सीखी थी मैंने, जब मैं दिल्ली गया था नेचुरोपैथी सीखने के लिए, हमें सिखाई गई थी। सो वहां पे एक बहुत अच्छी लाइन थी एक्चुअल में कि मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा। ये लाइन चलती है नेचुरोपैथी के अंदर। कोई ने कोई आप में से कभी कोई गया हो ऐसी जगह पर तो उन्होंने सुना होगा इस चीज को कि मिट्टी पानी धूप हवा सब सब रोगों की यही दवा। इस रूल को एज इट इज वास्तु पर लगा दीजिएगा। एज इट इज मतलब एज इट इज, कि आपके घर के अंदर ये सब चीजें आनी चाहिए। मिट्टी भी आनी चाहिए भाई। अब मिट्टी आने मतलब ये नहीं कि पूरा मिट्टी भर भर के ला रहे हो आप, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जब सुबह सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी मेरे घर में आनी चाहिए। मैं ये जरूर से कह रहा हूं जब बारिश का पानी, जब बारिश बरसती है तो उसके पानी की बूंदे मेरे घर में आनी चाहिए। इसका मतलब छत टपके ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। जब बालकनी से पानी हल्का सा आपके घर में आ जाए, बहुत शुभ है वो अपने आप में, क्योंकि वो प्रकृति है साहब, उसी से बने हो आप। ठीक है जी? धूप हो गई, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, क्या रह गया? और लाइट हो गई, हवा, वेंटिलेशन जो है, क्योंकि आप बने तो 5 एलिमेंट्स के ही हो ना आखिरकार, सोच कर देखिएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर 5 एलिमेंट्स प्रॉपरली घर में एंट्री करने चाहिए। अब अगर मान लो आपका घर ऐसा है जिसमें धूप की रोशनी नहीं आ सकती, दिया भगवान ऐसा घर क्या कर सकते हैं? तो भैया लाइट जला के रखो हमेशा। फिर आर्टिफिशियल क्या करें, मतलब ऐसी लाइट जला के रखो जो मैं जला रखी है इस समय, इस प्रकार की लाइट जला के रखो आप। अंधेरा मत करो अपने घर के अंदर। अगर सूरज की रोशनी ना मिले
तो इससे काम चलाओ, बट अंधेरा मत रखो घर के अंदर, प्रॉपरली आना चाहिए वो। बात समझ में आ गई? धूप भी वो आए तो सुबह सुबह की है द बेस्ट, दोपहर की सेकंड बेस्ट, शाम की ना आए तो बेहतर। पक्के से घर में धूप आती ही नहीं तो चलो शाम की भी कुछ आ जाए कोई बात नहीं, कुछ तो आ जाए कम से कम, बात है हालांकि नेगेटिव ही है, पर उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। जब कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें 1% ही सही अच्छा तो मिल जाए हमको। ठीक है जी, क्लियर है बात पूरा अच्छे से, रूल समझ में आ गए सारे के सारे। अब जो हमने बात की यहां पर, आजकल छावा मूवी आने के बाद में कहीं ना कहीं जो है हम नमक है, महाराज राजे चलते हैं, तुम नमक नहीं तुम तिलक हो, खूब चल रहा है आजकल कहीं ना कहीं मूवी, छावा मूवी के अंदर जो है। तो मराठाओं की बात कहीं ना कहीं हो रही है। मराठाओं के लिए जो है सबसे, आप कोई अगर वो जो नामी ग्रामी जगह की बात करोगे तो उस जगह का नाम है शनिवार वाड़ा, है ना अपने आप में, या नहीं है? मराठा पेशवा एक ही बात है ना, या अलग अलग है? एक ही बात है, पेशवा जो है मराठी है ना वो भी तो, हाँ जी ठीक है जी, वो ब्राह्मण है अपने आप में, है ना, बहुत कुछ जानते हैं। ये शनिवार वाड़ा का फोटो है, कभी आप लोग पुणे महाराष्ट्र गए हो तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, बेसिक रूल एक तरफ और पूरा वास्तु एक तरफ, दोनों को एक पलड़े में रखोगे ना आप, अर्थ के टिल्ट को, फिर बोलूंगा मैं, अर्थ के टिल्ट को अगर आप एक पलड़े में डाल दो और बाकी जितना वास्तु भी आप आगे सीखने वाले उसको एक में डाल दो, ये भारी है, ये हल्का है, याद रखना इससे जी। ये टिल्ट जो है ना, इसका रोल सबसे ज्यादा भारी है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इसके अगर दोनों कंपेयर करूं तो इससे तो हल्का यही है, ये याद रखना। ये भारी नीचे आएगा ही आएगा, ये हल्का ऊपर जाएगा ही जाएगा, हल्की चीज हमेशा ऊपर की ओर उठती है हमेशा। ओके, तो शनिवार वाड़ा को एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि शनिवार वाड़ा जो है इसको समझो एक बार, इसको अच्छे से देखो तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी कि जो शनिवार वाड़ा है वो कैसे बना हुआ है, कैसे क्या हो रहा है, एक बार उसको देखते हैं। मैं गूगल अर्थ पे आपको उसको दिखाने की कोशिश करता हूं शनिवार वाड़ा को। शनिवार वाड़ा, पुणे महाराष्ट्र, चलो भाई सर्च करते हैं इसको, यूएस नेवी इमेज लैंडसेट कोपरनिकस। तो ये आपका शनिवार वाड़ा जो है, ये मुझे आपके गूगल अर्थ ने कहा भाई साहब आपने कहा था दिखाओ कहां है शनिवार वाड़ा, तो ये आपका शनिवार वाड़ा है जी, ये लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को, सबको सबको दिख रहा है ये। इसके आगे अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहाँ पे कोई नदी बहती है, नदी का नाम मुझे पता नहीं, एक नदी यहाँ बहती है, रिवर यहाँ बहती है, वो रिवर है। और इसके बाद यहाँ से पुल वगैरह कुछ बना हुआ, और यहाँ से देखोगे आप ये अंदर इसकी एंट्री का हो गया। ये तो सारी पॉपुलेशन तो अब बनी होगी, जिस समय मराठाओं की बात होगी तो पूरा खाली पड़ा होगा, उस समय कौन रहेगा महल के आसपास, कोई नहीं, मतलब जो उनका जगह है अपने आप में। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर एंट्री करने की जगह है साहब, यहां पर ये एंट्री करने की जगह है, सबको दिख रहा है ना ये प्रॉपरली, तो ये एंट्री करने की जगह है। अब कोई भी आपका दुश्मन जब आपके ऊपर अटैक करता है तो सामने से आएगा, ऑब्वियसली पीछे जगह ही नहीं आने के लिए, उसके पास में रास्ता ही नहीं आपको आने के, तो आगे से अटैक करेगा। तो जहां से वो आपका दुश्मन आप पर अटैक करेगा तो आप अपने सोल्जर्स को भी वहीं पे खड़ा करोगे उसी बाउंड्री के ऊपर, और कहां खड़ा करोगे, मैं खड़ा करोगे। तो जब इसकी एंट्री यहां से है तो ये एंट्री है नॉर्थ डायरेक्शन से, एंट्री है, एंट्री बुरी नहीं है सब, एंट्री बड़ी अच्छी है, नॉर्थ बड़ा अच्छा है अपने आप में, सीखा नॉर्थ अच्छी है, और ये N3 N4 पे आ भी रही है तो वही बहुत बड़ा अच्छा है अपने आप में। बट द पॉइंट इज कि जब यहां पर अगर आपने अपने सोल्जर्स को खड़ा कर दिया, जब आपने सोल्जर्स को खड़ा कर दिया तो मैं जमीन पे खड़ा होकर कहां तक देख पाऊंगा, अगली गली तक मुश्किल से, तो मुझे ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। मैं जितनी ऊंचाई पर जाऊंगा उतना बेहतर व्यू मेरे पास आएगा कि यार वहां से दुश्मन आ रहा है, दुश्मन वहां से आ रहा है, सही बात है अपने आप में। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा होकर मुझे क्या दिख जाएगा भाई, लेकिन मैं बुर्ज खलीफा की आखिरी फ्लोर पे खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे पूरा दुबई दिख जाएगा शायद, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, मे भी वहां से मुझे स्वर्ग भी दिख जाए 2 4 5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट निकल ले हम लोग वहीं से जो। तो यहां पर तो आपकी जो आर्मी वो भी यहीं पे खड़ी होगी, ऊंचाई पर होगी,
अब कहीं ना कहीं ये जो वॉल है आपकी, कौन सी वाली वॉल है, ये जो नॉर्थ की वॉल है, इसको साउथ के मुकाबले ऊंचा कर दिया। क्या कहा था? अर्थ ऐसी है, ऐसी मत कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब नॉर्थ ऊंचा कर दिया तो ये नीचे होगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिकली कंपेयर करोगे तो उसको, ये ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। आपने वायलेशन कर दिया, वायलेशन कर दिया। और चूंकि जब उसके ऊपर आपके सोल्जर्स वगैरह बैठेंगे बहुत सारे देखने के लिए, उनके आराम करने की जगह भी होगी, तो ऐसे खड़ा ही रहेगा ऐसा करके। भाई 4 लोग खड़े, दो दो सोएंगे भी उसमें आराम करने के लिए, फिर 2 खड़े होंगे, फिर वो सोएंगे उसमें आराम करने के लिए, है ना? तो वहां पर थोड़ी जगह भी बड़ी होगी अपने आप ही। वॉल देखोगे आप, तो वॉल भी कहीं ना कहीं चौड़ी है वहां की। मैं दिखाता हूं आपको, इसमें आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस वॉल को देखिएगा और इस वॉल को देखिएगा, ये थोड़ी पतली आपको वॉल दिखेगी उसके मुकाबले। देखो, इसको गौर करो और इसको गौर करो। ये आपको मोटी वॉल दिख रही होगी शायद, और ये जो है आपको पतली, थोड़ी सी उसके कंपैरिजन पतली वॉल दिख रही होगी। दोनों बातें खराब कर दी आपने। मैंने ये कहा था इसको ऐसा मत करना यार, उसने इसको ऐसा कर दिया। इसको हल्का रखना, इसको भारी, मोटी कर तो भारी होगी ना अपने आप वॉल जो है। 5 ईंटें उसमें एक्स्ट्रा लग गई, ब्रिक्स, तो अपना वो मोटी होगी कि नहीं होगी? वॉल होगी ना? तो वो और हो गई, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, डेफिनेटली बर्बाद होगा। तो इस प्रकार का वायलेशन हमको अर्थ के टिल्ट के साथ मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा था एक तराजू में रख दोगे अगर आप अर्थ के टिल्ट को और पूरे वास्तु को, तो ये पलड़ा भारी है और ये हल्का है। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आज का, जिसको हमने कंप्लीट किया अभी। अभी आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस इस चीज को लेकर है, वो अपने हैंड्स रेज कर लो एक बार के लिए। और जो जो समस्याएं आपको आती है, वो इनके रिगार्डिंग हम सारे टॉपिक्स की बात करेंगे आराम से। जैसे आगे टॉपिक आते जाएंगे, हम वहां प्रॉब्लम वहां लेंगे। ठीक है जी? आज जितना हमने सीखा है उसके रिगार्डिंग जो जो आप लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, हैंड रेज कर लो और फिर बात करते हैं जी। राजेश जी बोलिए, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। जी बोलिए प्लीज। जय श्री राम आपको। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। मेरा कहना ये था कि जैसे आपने एक अभी बीच में सेंटेंस बोला था कि बिल्डर का, आप बिल्डिंग करने को जाते हैं तो मेरे को पूरा बिल्डिंग का करना है, बराबर, वास्तु। लेकिन हम लोग को क्या होता है कि बिल्डर बोलता है कि मेरे को सब फ्लैट करके दो ताकि मैं लिख सकूं मेरा बिल्डिंग पूरा वास्तु कॉम्प्लियंस है। तो उसमें डिस्क्रिपेंसी हो रही है, क्योंकि बिल्डर खाली अपन बिल्डिंग का खाली करेंगे तो उसमें 50 फ्लैट है तो वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्डर एडवर्टाइज कर रहा है कि बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वास्तु है, तो इज वैलिड बोलना? डिपेंड करता है आपने वास्तु कैसा किया है। अगर सिर्फ बिल्डर का वास्तु आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, बिल्डर ने आपको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया है कि उसके मकान बिक जाए, तो हम तो उतना से वास्तु करके आ हाँ। जाएंगे कि उसके सारे मकान बिक जाए, हम वो वाला वास्तु करेंगे। वो ये ओके। कहता है, वो ये कहता है कि भाई मकान बिके ना बिके वो अलग बात है, मुझे खराब काम नहीं करना यार। मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी मेरे, अगर मेरी इस पूरी बिल्डिंग में अगर 50 फ्लैट है या 50 घर भी मैंने बनाए हैं इसके अंदर, है ना, एक उस रूप हाँ। में मैंने कॉलोनी पूरी काटी है, तो एटलीस्ट जो व्यक्ति यहां पर आए, एटलीस्ट वो वास्तु की वजह से दुख ना पाए यार। बस आप ऐसा वास्तु करके जाओ। तो अगर आपने ओके। ऐसा वास्तु किया है कि वो हर फ्लैट के हिसाब से बहुत अच्छा है अपने आप में, तो बिल्कुल वो बोल सकता है वास्तु कंप्लाइंट, मतलब कहीं ना कहीं जो कंप्लाइंट ये पूरी बिल्डिंग है या पूरा जो कॉलोनी है। और अगर उसने सिर्फ ओके। अपने प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए किया और वो बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा है। ओके। ओके सर, थैंक हमने यू। किस तरह से काम किया उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा ना। ओके सर, थैंक यू। जय श्री राम जी। जय बोलिए, श्री राम। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर एक क्वेश्चन है अबाउट द कॉर्नर प्लॉट। हम्म। अगर कोई कॉर्नर प्लॉट है विच इज अबाउट 100 years ओल्ड, इन इन राजस्थान में कोई 100 years ओल्ड है, और वहां पे सब लोग, आप जैसे सब आपने बोला राहु एंड केतु का उसमें इफेक्ट रहता है, एंड विच आई कैन ऑल्सो सी इट। बट अगर वहां पे बहुत लोग रह रहे हैं और वो सबको तो इफेक्ट नहीं करेगा। और एक 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये पूछना है सर कि अगर वो हम बाकी जितने भी लोग हैं वो वहां से शिफ्ट होकर अलग अलग सिटीज में चले गए हैं,
सबके बच्चे। तो हम जब वहां वापस आएंगे रहने के लिए फॉर अ मंथ टू स्पेंड विद आवर फैमिली, विद आवर मतलब पेरेंट्स, तो फिर से हमें वही चीज इफेक्ट करेगी कि हमको मतलब वहां रहेंगे उन्हीं को, कि हम जैसे कि अगर सपोज कि हम बॉम्बे रहते हैं तो हम वापस आए वहां पे रहने के लिए, तो हमें फिर से वो इफेक्ट करेगी सर। रहने ही नहीं देगा घर, बात ही है। जितने भी घर आप ऐसे देखोगे, आप आओ ना जयपुर में, आपको हवेलियां खाली मिलेगी आपको, लोग रहते ही नहीं है। इतने शानदार हवेलियों के अंदर भी जो है वो सब कॉमर्शियल हो गई, या उनको तोड़ के दूसरा कुछ बना दिया गया वहां पर जो है ना। होटल एंड तो ऑल। हाँ, तो वहां पर आप रह ही नहीं पाओगे, वो आपको वहां से सबको भेज देगा, वो अपने आप ही खाली होना शुरू हो हाँ, जाएगा। ऑलमोस्ट खाली हो गई है सर। हाँ। बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको मेरे नाना जी का एग्जांपल देके समझाता हूँ। हमारे गांव में ननिहाल में नाना जी का घर, उस समय के वो जो आज व्यक्ति होता है ना खरबपति, उस समय का वो खरबपति मान लो एक तरीके से, जहाँ हम्म। पे आज के करीबन 50-60 साल पहले घर में खाना पकाने के लिए भी नौकर मतलब मेड है, झाड़ू के लिए मेड है, सब अलग सबके लिए मेड अलग है। तो सोचो क्या रईसी होगी उस समय, क्योंकि उनका काम उस समय जो पहाड़ों से पत्थर निकालते, वो खान जिसे हम लोग बोलते हैं, माइंस बोलते हैं ना, वो काम उनका था एक्चुअल में, जो उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट था उसका गवर्नमेंट से। फिर वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि नहीं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो सरकार ने बंद कर दिया उसको निकालना, है ना, कुछ ऐसे रूल हो गया उस समय, तो उनका वो बंद हो गया। उस समय बताऊं आपको, मेरे नाना जी के मतलब घर में मतलब मेरी मम्मी जो शायद हाँ शायद क्या 4 बहनें हैं, हमारे 4 मामा जी है, तो 8 मतलब भाई बहन है पूरे वो। और बहुत बड़ा परिवार, मेरे नाना जी का परिवार भी था, मतलब उसमें मतलब करीबन करीबन यूं समझो कि उस घर में 50-60 लोग रहा करते थे। आज अगर आप जाएंगे ना, वो घर तो वहीं का वहीं है, उस घर में 2 लोग भी नहीं रहते। सर उस घर वही में 2 लोग एग्जाम्पल नहीं रहते, मेरे पास सब है। गायब हो यस। गए, सब गायब हो गए हमारे वहां से। हमारे खुद के में सर सब 2 जन बचे सर, 3 जन जी। बस। तो ये सो सब वही, के ये सब, अपने को रहने भी नहीं देगा सर। जी, तो सबके सब जो है वो कहीं ना कहीं जो है मतलब गायब हो जाएंगे ऑटोमेटिक, वो रहने देगा ही नहीं, वो केतु वाला आइसोलेशन आएगा ही आएगा। अब मेरे उस घर में कौन रहता है? सिर्फ मामा और मामी, सबसे छोटे वाले, और उनका छोटा सा बेटा, बस मात्र, बस वो लोग रहते हैं, दैट्स इट, कोई है ही नहीं। पूरा खाली हो गया, वो खंडर खंडर तो क्या नहीं हुआ, पर पूरा खाली हो गया घर, वो कॉर्नर प्लॉट था। इस तरह चीजें काम करती हैं। जी शिवराज जी प्लीज बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर अभी आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हमारा अर्थ का जो टिल्ट है, तो मतलब हमारा नॉर्थ डाउनवर्ड होना चाहिए और हमारा जो साउथ और वेस्ट है वो अपवर्ड होना चाहिए। तो अगर कोई बिल्डिंग, जैसे जनरली देख क्या रहे हैं कि जैसे आज की डेट में जो बिल्डिंग फ्लोर्स होते हैं जिसमें 4-5 फ्लोर्स के बिल्डिंग्स होती हैं, तो टॉप फ्लोर जो आपका स्टेयर्स को जो कवर करने वाला हिस्सा होता है, अगर वो नॉर्थ के डायरेक्शन में आ रहा है, वो अपवर्ड हो जाएगा, अपने आप ऊपर हो जाएगा। उस पे फिर वो जो है वहां पे वो टंकियां भी रख देते हैं पानी की। तो क्या पूरी बिल्डिंग को इफेक्ट करेगा ये? बिल्कुल करेगा। तो यानी एक तरह से ये करेगा। है कि उस पूरी बिल्डिंग का ही वो जो है नॉर्थ हैवी हो गया और साउथ और ईस्ट जो है वो डाउन हो गया एक तरीके से। बस बात अगर उसमें 100 फ्लैट उसके अंदर है कहीं ना कहीं, तो उसका इफेक्ट सब पे 1% आएगा, बट तो जाएगा ना वो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया था कि इंडिया का वास्तु मेरे पर कितना काम करता है, जी 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 सर। वो वही कॉन्सेप्ट है कि वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, बट बट वो जाएगा। 3 या 4 फ्लोर्स वाले हैं, तो फिर तो मतलब उसका वो साउथ ऊपर करवाना पड़ेगा एक तरीके से। 25% उनको अगर फर्क पड़ रहा है इस चीज का, कि 4 फ्लैट अगर वहां पे है, तो दिक्कत तो जी आएगी जी साहब, जी। नो डाउट दिक्कत ओ, आएगी। ठीक है सर, जैसे। जय श्री राम जी। एक मिनट। शशि जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सर साउथ और वेस्ट भारी होना है और ऊंचा होना है, ये रूल कमर्शियल प्रीमाइसेस को भी अप्लाई करता है सर? ये तो सब पे अप्लाई करेगा। आप रहने के लिए यूज करो, आप कॉमर्शियल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस ग्रह पे आप किराए पे मकान पे रह रहे हो, एक तरीके से अर्थ तो अर्थ है ना, वो हम तो उस पे किराए पर रह रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो तो सबको इफेक्ट करेगी। अगर आप उसको ऐसे करोगे तो वो दिक्कत करेगा। कमर्शियल बिल्डिंग्स में शीशा लगता है, वेस्ट फेसिंग है कोई तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने टिल्ट दिया है आपके साउथ और वेस्ट की, और आपने उसको यूं झुका दिया, तो दिक्कत करेगा, हाँ करेगा, डेफिनेटली वो दिक्कत करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। ओके, थैंक जय यू श्री सर। राम जी। जय श्री राम सर। वृंदा जी प्लीज बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री मेरा एक राम जी। क्वेश्चन था कि अब कॉर्नर प्लॉट में अगर हम लोग एल एल शेप में जो भी रोड की तरफ
दोनों तरफ कमर्शियल करके पीछे घर हो तो सेम इफेक्ट देगा? उसको आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार के लिए। इफेक्ट तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। बट फिर भी उसका इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा। अच्छा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि इसमें दो सिचुएशन आप यहां पर पैदा कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पे इसको एक्सप्लेन करूं। देखिए ध्यान से, अगर हमने यहां पर ये सिचुएशन ली, एक ये कोई प्लॉट है जो कि कॉर्नर का प्लॉट है, और इसके आगे से भी जो है यहां से रोड जा रही है, ठीक है हाँ। जी, हाँ। और यहां से भी रोड जा रही है। यस। फिर यहां से अब दूसरी गली शुरू हो गई, यहाँ पर फिर एक दूसरा घर आ गया यहाँ पे अपने आप, है ना। तो ये पूरा रोड बन गया एक अपने आप में, ठीक है जी। ये हाँ। पूरा रोड बन गया, रोड है पूरा, ठीक है जी। यहाँ पे घर बन गया। अब ये कॉर्नर प्लॉट जो बन गया, अगर आपने क्या किया, यहाँ पे जाके आप अपना रहने का बंदोबस्त कर लिया रेजिडेंशियल, ठीक है। यहां से आपने गैलरी छोड़ दी, अंदर जाने के लिए जाओगे कहां से अंदर, है ना। या मान लीजिए आपने क्या किया, और आपने यहाँ पे आपने कॉमर्शियली दुकानें आपने किराए पर दे दिया, यहाँ पे शॉप रेंट पे दे दिया आपने, ऐसा बन सकता है। या फिर आपने चूंकि कॉर्नर, तो यहां से भी आप अपना गेट निकाल सकते हो आप, और ये पूरा का पूरा जो है आप क्या कर दो, इसको आप कॉमर्शियली कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, कर सकते हो ना कहीं ना कहीं। अगर आपने ये किया तो ये कॉर्नर नहीं है, फिर तो कॉर्नर पे तो शॉप आ गई। वही सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कॉर्नर पे शॉप आ गई, और पूरा ही आपने डिस्कनेक्शन कर दिया, यहाँ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको शॉपकीपर से भी आके करनी है बात, तो यहाँ से घर से बाहर निकल के यहाँ पे आके फिर आके आप शॉप पे जाओगे, तो ये आप पे इफेक्ट ना के बराबर करेगा, या करेगा ही नहीं, आप इसको यूं मान लीजिए एक तरीके से। बट अगर आपने यहीं से नहीं निकाला गेट, यहाँ से गैलरी अगर आपने दी है, तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 40-50% आपको इफेक्ट दिखा देगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जय ये श्री राम तो सर। ऐसे केस में यहां से ही आप गेट निकाल लो, ज्यादा बेहतर होगा। तो आप कॉर्नर से हटेगा ना, एक तरीके से दुकानें होगी जी आगे, पीछे हमारा घर है और गली में हमारा घर निकल रहा, तो कॉर्नर बना ही नहीं अपने आप में, वो कॉर्नर कैटेगरी से ही बाहर निकल गया, ठीक है जी। जय अगर श्री हम वो किराए तो हम हमारे ऊपर ही रहता है ना, उससे कोई हमारे फर्क लिए नहीं आता है। पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वास्तु नहीं को इस पड़ता। बात से मतलब है कि इस चार दीवारी के अंदर कौन रह रहा है, ओके। इसमें कौन रह रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये सॉल्यूशन मान सकते हैं हम लोग हाँ ये ऐसे? सोल्यूशन मान सकते हो आप। अगर अगर वो कॉर्नर प्लॉट बड़ा है तभी सोल्यूशन हो पाएगा ये। हाँ अब सर। आप ये कह दो सर कि अब मान लो नीचे पूरा हमने दे दिया किराए के ऊपर, ऊपर घर बना लिया, काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा, वो तो 100% काम करेगा। कॉर्नर ही होगा ना? हाँ, कुछ लोग कहते बिल्कुल। हैं नीचे दुकान ऊपर मकान, हाँ। नीचे पूरा में दे दिया किराए के ऊपर, ऊपर हम रह रहे हैं, तो काम करेगा, काम करेगा, वो तो कॉर्नर पे ही ना आखिर में। आप हाँ सर, बिल्कुल। आपके घर अगर मैं आऊंगा और मैं पूछूं आपका गली में घर कौन सा है, आप क्या कहो, सर कॉर्नर का प्लॉट है हमारा, कॉर्नर ही बोलेंगे। सोच कर देखो, तो वो इफेक्ट दिखाएगा, डेफिनेटली ओके। इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है जी। जय श्री थैंक राम। यू सर। जय श्री राम। शारदा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम सर। अगर पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं कॉर्नर प्लॉट में और बच्चे फॉरेन चले गए, पर उनके सामान है यहाँ पे, कभी कभी लौटते हैं, तब उनके ऊपर भी रहेगा ये हाँ वास्तु का जी, इफेक्ट? अगर आपका सामान कहीं पर पड़ा हुआ है तो क्या उनके ऊपर इफेक्ट आएगा? आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, पर इफेक्ट जरूर आएगा। इस इफेक्ट को आप परसेंटेज में 20-30% के आसपास लेकर चल सकते, जो भी इफेक्ट आएगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, बट वो आएगा जरूर, क्योंकि आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी चीजें, आपकी एनर्जी वहां से एसोसिएटेड है एक्चुअल में। क्या बोलोगे आप, अगर मान लीजिए आपके बच्चे बाहर रहते हैं और मान लीजिए उनका सामान आपके घर के किसी कमरे के अंदर है, तो वो क्या बोलेंगे? फोन करेंगे, मम्मा एक काम करना, वो मेरा सामान है उस कमरे के अंदर, उसको वहां से उठा के वहां कर देना, ऐसे बोलेंगे ना वो। कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट तो जुड़ा हुआ ना साथ में, कहीं ना कहीं उस चीज की बात तो भाव की है ना कहीं जो है, तो वो इफेक्ट डालेगा। आपकी बिलोंगिंग्स किसी प्रकार से वहां से कनेक्टेड हो रही है किसी तरीके से, तो इफेक्ट डालेगा वो। ऐसे भाव नहीं होगा, पर कोई चीज अगर वहां पे आपकी वहां पे पड़ी हुई है, तो वो इफेक्ट करेगी आपको। यस, जय श्री जय श्री राम जी।
डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर, जो अभी एक वृंदा जी का क्वेश्चन था कि कॉर्नर प्लॉट को लेके जो आपने बताया कि हम उसको सेपरेट कर दें, एक तरफ शॉप बना दें, तो मान लीजिए ये बिल्डिंग डबल या ट्रिपल स्टोरी है और हम ग्राउंड फ्लोर पे उसको सेपरेट आउट कर देते हैं, तो क्या ये सफिशिएंट है कि सभी फ्लोर्स को उसको अप्लाई करना पड़ेगा? आपने ग्राउंड फ्लोर पे उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, बट ऊपर तो कॉर्नर ही माना जाएगा ना, फर्स्ट फ्लोर के ठीक है, ऊपर तो आपको ऊपर से भी उसको सेपरेट ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर, सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो फ्लोर का आपने टिल्ट बताया कि नॉर्थ की तरफ नीचे हो, साउथ की तरफ ऊंचा हो, तो ये भी हर फ्लोर, जैसे अगर मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो सभी फ्लोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा कि ग्राउंड पे अगर वो टिल्ट ठीक है तो वो सफिशिएंट है? नहीं, वो सब पर लागू होगा, वो ठीक है सर, ठीक वो है, सब पर लागू होगा। वो आप हर फ्लोर जब बनाए तो बहुत ध्यान से बनाए उस फ्लोर को जो है। ठीक है सर, ठीक ठीक है जी, है। ओके जय जी। श्री तो ये थी आज हमारी, जय श्री राम जी, ये थी हमारी आज पहली क्लास वास्तु की। और इसमें बहुत सारे रूल्स को, ऐसे रूल्स जिसको हम लोग कई बार है ना क्या करते हैं, उसको हम दरकिनार कर देते हैं, उसको कई बार हम लोग उसको ध्यान में रखते ही नहीं है कि रूल्स कैसे काम करते हैं, जबकि रूल्स बहुत हद तक आपके घर के वास्तु को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं। कल हम लोग शुरुआत करेंगे वास्तु की। वास्तु शुरुआत तो हमने आज से कर दी, बट कल हम लोग उस वास्तु की ओर चलेंगे जिसको लेकर आप लोग बड़े बेसब्र रहते हैं कहीं ना कहीं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मेरे घर में ये पर्दे कैसे रंग के होंगे, मेरी ये चीज कैसी होगी, मेरी किचन कहाँ होगी, मेरा टॉयलेट कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, ये सब चीजें जो पूछते हो आप कहीं ना कहीं, हम लोग उस वास्तु की ओर चलेंगे अब कल से। ठीक है जी, तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे कल शाम को शार्प 6 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय थैंक श्री राम। यू। जय श्री राम।